चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड कस्टमर। एक ट्रेडर जो है दो तरीके से चीट करता है, ठीक है। ठीक है, अगर ट्रेडर का अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पकड़ लेते हैं 100, जो भी है 100 ग्राम पकड़ सकते हैं या 100 आपका केजी पकड़ सकते हैं या 100% पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेडर है, एक्चुअल उसको जो है 100 क्या करना चाहिए था, सप्लायर से लेना चाहिए था तो 100, या वो सेल करना चाहिए तो 100 ग्राम, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। ट्रेडर जब सप्लायर से जब यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है या सप्लायर से ले रहा है तो 100 ग्राम के जगह पे 130 ले रहा है, ठीक है। और जब वो सेल कर रहा है तो 30 कम सेल कर रहा है, तो कितना सेल कर रहा है, 70, ठीक है। अब देखिए जो सेल करेगा उसी के कारण उसका कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस इज ड्यू टू दिस 70, ठीक है। तो यहां पे अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट का बात करें, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अब इधर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 70, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितने का आ गया 60 का, 60/70 इंटू 100%, ठीक है। यानी कि 6/7%, यानी कि 6/7 इंटू कितना 100%। अब देखिए यहां पे बहुत लोग क्या करता है कि 600/7% इसको डिवाइड करता है, ठीक है। वैसे तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि यहां पे जो हो गया 1 - 1/6 इंटू 100%, क्योंकि आपको पता है 6/7 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/6, ठीक है। अब देखिए 100 का जो होता है परसेंटेज 1/7 होगा, ठीक है। 1 - 1/7, अच्छा 7, 100 का जो 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 100, और 1/7 कितना होता है 14 इंटीजर 2/7%, माइनस कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर हम 14 यानी 15 तो कितना आ जाएगा 85 इंटीजर 5/7%, दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, ये सब जो है आपको पेन से नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब माइंड कैलकुलेशन आना चाहिए। यानी कि आपको जो प्रॉफिट परसेंट का बात करें तो ये कितना हो जाएगा 85 इंटीजर 5/7% इज द आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी सिंपल है, ट्रेडर जो है वो क्या है कि उसको 100 ग्राम किसी से लेना चाहिए था तो 100 ग्राम, और किसी को देना चाहिए था तो 100 ग्राम, लेकिन वो दोनों तरीके से चीट कर रहा है। जब वो सप्लायर से ले रहा है तो 30% एक्स्ट्रा ले रहा है, दैट मींस 100 का 30% कितना होता है 30, यानी सप्लायर से जब ले रहा है तो 130 ग्राम ले रहा है, और जब सेल कर रहा है तो 30 ग्राम कम दे रहा है। देना चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन 30 ग्राम क्या हो रहा है कम दे रहा उसको है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ड्यू टू दिस, जिसको वो दे रहा है। अब इसी के कारण क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। इसीलिए अगर हम प्रॉफिट परसेंट का बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 60, और सीपी कितना हो गया 70, 60/70 इंटू 100, यानी कि 6/7 इंटू 100। अब इसी का वैल्यू कितना हो गया 85 इंटीजर 5/7% इज द आंसर। तो इस तरह से इस सम को अप्रोच कर सकते हैं। सम क्या है बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहां पे जो बोल रहा है कि विराट बॉट 2 बुक्स, ठीक है। विराट जो है
दो किताब खरीदता है, मान लेते हैं पहला क्या है B1 है एंड दूसरा किताब जो है क्या है B2 है, ठीक है, दो किताब वो खरीदता है, ठीक है। He sold book A at 30% प्रॉफिट, यहाँ पे 30% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम प्लस लिख दिए तो प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है। बुक बी पे 30% का लॉस होता है, यहाँ पे 30% का लॉस हो गया, ठीक है। इन द होल डील ही लॉस्ट 30 रुपीज, अब इस तरह से उसको जो है 30 रुपया का लॉस हो गया टोटल में, ठीक है, बहुत अच्छा। टेक्निकल चीज लिख दिया हम यहाँ पे कि प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस, ये भी माइनस हो गया, लॉस हो गया 30 रुपया का। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बी, अब इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बी, ठीक है। so that when he sells book B for 20% loss, ठीक है, मान लेते हैं कि बुक A का प्राइस B1 है और बुक B का प्राइस कितना है B2 है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मान लिए B1 और B2 आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बुक्स रेस्पेक्टिवली। अब अगर वो बोल रहा है कि when he sells book B at 20% लॉस, यानी कि वो इसको B को 20% का लॉस में सेल करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80% ऑफ, 80% ऑफ B2, दिस इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें लॉस कितने का हो गया, लॉस B2 में लॉस कितने का हुआ, तो लॉस इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि 20% ऑफ B2, ठीक है, 20% ऑफ B2 वो क्या हो गया, लॉस हुआ उसको B2 में, ठीक है। when he sells the book B for 20% loss, he experiences no profit, no loss in the whole deal, यानी कि यहाँ पे चेंजेस सिर्फ इसमें किया है कि अगर बुक B को वो 20% लॉस में सेल करता, यानी कि बुक A को प्रॉफिट में ही सेल कर रहा है 30%। अगर यहाँ पे प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30% ऑफ B1, ठीक है, यानी कि इधर जितना वो प्रॉफिट लिया इधर उतना लॉस कर गया वो, तभी तो आपको क्या हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 30% ऑफ B1, 30% ऑफ B1 is equal to 20% of B2, 30% of B1 is equal to 20% of B2, ठीक है। अब ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब 0 0 हटा दीजिए, 0 और 0 कट गया ये, तो यहाँ पे कितना हो गया B1 by B2 का अगर बात करें तो B1 by B2, तो यह क्या कितना हो जाएगा 2/3। अगर B1 का प्राइस अगर 2 रेशियो है तो B2 का प्राइस कितना हो जाएगा 3 रेशियो। अब इसमें आते हैं, यहां पे 30% का प्रॉफिट लेता है, यानी कि 30% ऑफ B1, आप बोल सकते हैं यहां पे लिखिएगा कि 30% ऑफ B1 कितना है 2 रेशियो, 2 रेशियो। अब इधर तो उसको लॉस हुआ, इसीलिए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 30% ऑफ
30% ऑफ B2 कितना है 3 रेशियो इज इक्वल टू कितना 30 रुपया का लॉस हो गया। क्या लिखेंगे -30, क्योंकि वो लॉस हुआ है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे जो है 30/100, 30% मतलब कितना 0.3, और यहां पे 0.6 रेशियो माइनस 0.9 रेशियो का वैल्यू कितना है -30, यानी कि यहां पे क्या होगा -0.3 रेशियो का जो वैल्यू होगा -30, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 100। अब आप किसी का भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो B2 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 3 रेशियो है, तो यह कितना 3R इज कितना 3 इंटू 100, दैट मीन्स 300 इज द आंसर। कोई डाउट है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो बोल रहा है इस तरह से है कि द मैन्युफैक्चरर ऑफ डेनिम जीन्स सेड द MRP ऑफ जीन्स 35% above its मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरर है, मान लेते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 100 है तो उस पे 35% क्या किया वो मार्कअप किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 100% है तो MRP कितना हो जाएगा 135%। ठीक है, नेक्स्ट जो बोल रहा है द प्रोडक्ट इज फर्स्ट सोल्ड टू द रिटेलर, प्रोडक्ट को रिटेलर के पास सेल किया गया। ठीक है, देन सेल जीन्स इन द मार्केट मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट्स परचेज कॉस्ट। रिटेलर क्या करता है कि इस पे 20% प्रॉफिट लेके उसको सेल कर देता है। ठीक है, ये रिटेलर को 20% का प्रॉफिट हो गया है। अब जो बोल रहा है कि द रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द MRP। आपको तो प्रोडक्ट का MRP पता है, तो रिटेलर के लिए भी MRP कितना होगा यही 135 ही होगा। यानी कि रिटेलर क्या करता है कि इस MRP पे 10% का डिस्काउंट देता है, एंड 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी रिटेलर को 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि यहां पे आपको MRP पता है 135 है। ठीक है, अब 135 का 10% कितना हो गया 13.5, तो जब डिफरेंस इसका माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 to 1.5%। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिटेलर। अब जब वो इतना में सेल करता है तो उसको 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स CP विल बी 5/6 इंटू कितना सेलिंग प्राइस, यानी कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए। CP का जो फॉर्मूला कितना होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कितना SP। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट किए तो 101.25% आ गया। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर एंड दिस विल द सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर। यानी कि मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 100% है और सेल करता है कितना 101.25%, तो यहां पे आप डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हैं 1.25%। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन, ठीक है, मान लेते हैं कि उस इलेक्शन में टोटल कितना है 100% वोटर्स है। 100% क्या है एलिजिबल वोटर्स, जो कि वोट दे सकता है लोग। ठीक है, 10% of the voters did not vote,
तो यहां पे नॉट कास्ट कितना हो जाएगा 10% ऑफ टोटल एलिजिबल वोटर। नॉट कास्ट कितना हो जाएगा 10% ऑफ टोटल एलिजिबल वोटर्स। तो यहां पे कास्ट कितना हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा कितना 90%। ठीक है, अब जो कास्ट किया उसमें से 80 वोट्स वेयर इनवैलिड, जो कास्ट किया उसमें से इनवैलिड हो गया कितना 80 वोट्स। तो वैलिड कितना हो जाएगा 90% माइनस 80, दिस इज द वैलिड वोट। ठीक है, it is known that winning candidate got 380 votes। ठीक है, डिफरेंस जो आ गया विनिंग कैंडिडेट और रनर में जो डिफरेंस आ गया 380 वोट्स का। ठीक है, द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट इज 48% ऑफ टोटल एलिजिबल वोट। अब यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट को अगर 48% मिलता है किसका, टोटल एलिजिबल वोट का। एलिजिबल वोट तो ये है, यानी कि 48% ऑफ 100, तो ये विनिंग कैंडिडेट को मिलेगा। तो रनर को रेस्ट कितना मिलेगा, रनर को मिलेगा वो कितना 90% माइनस 80 माइनस 48%, ये मिलेगा रनर को। ठीक है, तो 90 माइनस 48 तो हो गया 42% माइनस 80। ठीक है, अब यहां पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपको यहां पे दिया है 380। विनर को मिला 48% माइनस 42% माइनस 80 इज इक्वल टू कितना 380। अब देखिए ये हो गया 48% माइनस 42% अब प्लस 80, ये कितना हो गया 380। अब 48 माइनस 42 6% इज इक्वल टू कितना 300। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोट्स, तो यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना 50, तो टोटल एलिजिबल वोट 100% कितना हो जाएगा 5000। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि 24 men कैन कंप्लीट अ वर्क। 24 मेन है जो कि 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क, 3/5 वर्क। ठीक है, इन 16 डेज 16 दिन लगता है, वर्किंग 18 आवर्स अ डे, ये लोग 18 घंटा करके काम करता है, तब जाके 3/5 वर्क कंप्लीट होता है। हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। वुमेन के बारे में पूछ रहा है, मान लेते हैं एक्स वुमेन। हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क इफ दे वर्क फॉर 12 आवर्स। वुमेन जो है 12 घंटा करके काम कर रही है एक दिन में। ठीक है, फॉर 24 डेज
24 डेज। रेस्ट बोला है, रेस्ट ऑफ द वर्क मतलब कितना, 3/5 तो हो गया है, तो बचा कितना, 2/5 पार्ट वर्क बच गया। ठीक है। If the efficiency of one man is 4 times efficiency of one woman, माने एक मैन का एफिशिएंसी अगर 4 है तो वोमेन का कितना हो गया, 1। दिस इज इफिशियंसी। ठीक है। Efficiency of one man is 4 times the efficiency of one woman। अब यहां पे सब कुछ आपका आ गया, मैन, वर्क, डेज, आवर, टाइम। तो इसके लिए हम बोलते हैं, क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए कि M1 D1 T1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाई W2। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा पुट करना है। तो M1 24 है, M1 कितना है, 24, D1 है कितना, 16, T1 है 18 और इंटू कितना, 4, E1, W1 कितना है, 3/5। अगर M2 का बात करें तो X, D2 का बात करें 24, T2 का बात करें 12 इंटू 1 बाई 2/5। ठीक है। यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 64। दिस इज द आंसर। नंबर 1 जो बोल रहा है कि A is thrice as efficient as B, यानी कि A is to B का इफिशियंसी रेशियो जो है 3:1 है। दैट मीन्स A का इफिशियंसी अगर 3 है तो B का इफिशियंसी क्या है, 1 है। बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन। अब इधर देखिएगा, A एंड B दोनों जो है किसी भी काम को 37 इंटीजर 1/2 डेज में करते हैं। 37 इंटीजर 1/2 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डेज दिया हुआ है और ये इफिशियंसी दिया हुआ है, तो हम टोटल वर्क को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क विल बी, क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज। इफिशियंसी कितना, 3 और 1 कितना, 4, और डेज कितना, 75/2, यानी कि 150 यूनिट्स। दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ C is 33 1/3% लेस इफिशियंट देन A, A का इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो C का इफिशियंसी कितना, 1/3 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1/3 इंटू 3। ठीक है। तब तीनों का इफिशियंसी आपको मिल गया। A का इफिशियंसी 3 हो गया, B का इफिशियंसी 1 हो गया और C का इफिशियंसी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, what percent more or less। अब यहां पे जो बोल रहा है, हाँ, फाइंड टाइम टेकन बाय C अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क।
ठीक है। सी जो है इस वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अब बोल रहा है हाँ, फाइंड टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क is what percent more or less than time taken by B to complete the half work, complete half of the same work alone। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा B और C में यहां पे परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस चाहिए। B एंड C में परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस किसका, डेज का चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहां पे B का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। B का एफिशिएंसी 1 दिया हुआ है, तो C का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 2। यानी कि B जो है C का हाफ वर्क करेगा। सिंपल ऐसी पता चल रहा है, B जो है C का हाफ वर्क करेगा। तो यहां पे तो वही तो बोल रहा है कि यानी कि B जो है C का हाफ वर्क करेगा, यानी कि C जितना काम करेगा B उसका हाफ करेगा उतना ही दिन में। तो उस केस में यहां पे डेज और यहां पे डेज दोनों इक्वल हो जाएगा, तो परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोर क्या हो जाएगा, 0%। दिस इज द आंसर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं, एक एक करके डेज निकालिए। बी का डेज, अगर बी का डेज का बात करें, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है। और यहां पे सी का डेज, तो बी का जो डेज हो जाएगा 150 बाई कितना, 2, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि 75 डेज। ठीक है। और यहां पे जो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी, सी का एफिशिएंसी तो 2 ही है। ठीक है। हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। अच्छा, ये सी का डेज हो गया, ये सी का हो गया। और यहाँ पे बी का अगर डेज निकालेंगे तो बी जो है हाफ ही वर्क करने के लिए बोल रहा है, बी के बारे में बोल रहा है। देन टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द हाफ वर्क, तो हाफ वर्क का बात करें तो 150 बाई 2, और यहाँ पे बी का एफिशिएंसी तो 1 ही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 डेज। यानी कि दोनों ही केस में सी का भी डेज कितना आ रहा है, 75, इसका भी डेज 75 आ रहा है। तो परसेंटेज दोनों में, दोनों जो सेम है, तो परसेंटेज लेस और मोर क्या हो जाएगा, 0%। तो आपको ये चीज जो है यहीं से आपका आंसर आ गया, यहां से ही। इसको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 3 आया, बी का एफिशिएंसी 1 और सी का एफिशिएंसी कितना, 2। और बी और सी में जो कंपेयर करेंगे, बी जो है सी का हमेशा हाफ वर्क करेगा सेम दिन में, सेम डेज में। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का परसेंटेज अगर लेस बोले तो क्या हो जाएगा, 0%। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये सब फालतू में दिया हुआ है। ठीक है।